अगर आप शादीशुदा हैं और एक दो बच्चा है तो 2 बेडरूम भी ओके है, लेकिन हो सकता है थोड़े दिन बाद आपके पेरेंट्स आपके पास आ गए तो आपको 3 बेडरूम या 4 बेडरूम भी चाहिएगा। सर, लोग डाउन पेमेंट और ईएमआई देखकर घर खरीदते हैं, पर इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं। ये केवल ईएमआई वर्सेस रेंट का सवाल नहीं है, क्योंकि आपने घर अगर गुड़गांव में ले लिया या कहीं ले लिया और कल को आपकी जॉब चेंज होगी या इंडिया से बाहर जाने लगे, अगर आपके साथ तो जाएगा नहीं, वहाँ पे किराए पे रहना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सेल करने जाओगे तो हो सकता है मार्केट डिप्रेस हो। एट द एंड ऑफ द डे घर खरीदना एक केवल नंबर्स का गेम नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनविजन यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे डिसीजन पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ पैसा नहीं, पूरी लाइफ प्लानिंग से जुड़ा होता है। घर खरीदे या रेंट पर ले। I was telling them recently I bought a house. Are you renting a house or you're buying a house? I bought because I could, but does that make that a good financial decision? I think not. तो दोस्तों, एक सही डिसीजन कैसे ले, इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मेलवार, जो कि आर्मी वेटरन भी हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता। यस, घर लेना केवल एक फाइनेंशियल डिसीजन ही नहीं, ये एक लाइफस्टाइल डिसीजन होता है। बिल्कुल। और उस हिसाब से इसको सोचना चाहिए। तो ये केवल ईएमआई वर्सेस रेंट का सवाल नहीं, ये घर लेना है तो अपने लाइफ गोल्स के हिसाब से इसको लेना और समझना चाहिए। बिल्कुल सर। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के थ्रू समझ लेते हैं। बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले बाइंग की साइड समझते हैं कि घर लेना कब सही डिसीजन होता है। मैं आपको 4 क्लियर इंडिकेटर देता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप घर खरीदने के लिए तैयार हैं कि नहीं। सबसे पहला है स्टेबल इनकम एंड लॉन्ग टर्म लोकेशन। अगर आप एक स्टेबल जॉब में हैं और आपको श्योरिटी है कि आपकी जॉब लोकेशन चेंज नहीं होगी और अगले 10-20 साल आप एक शहर में रहेंगे, तो ये एक इंडिकेशन है जब आप घर खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा है 20-20-40 रूल, जिसमें घर खरीदने का डिसीजन लेने से पहले आपके पास 20% डाउन पेमेंट करने के लिए रेडी होना चाहिए। दूसरा 20 है कि जितने की आपके घर की वैल्यू है उससे प्लस 20% का आपके पास मार्जिन होना चाहिए। मान लीजिए आप घर 1 करोड़ का खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 1 करोड़ 20 लाख की क्षमता होनी चाहिए। ओके। तीसरा है 40 वाला रूल। वो बोलता है कि आपका जितना भी मंथली टेक होम है उससे उसके 40% से ज़्यादा आपकी ईएमआई बर्डन नहीं होना चाहिए। तो ये है 20-20-40 रूल। तीसरा फैक्टर है इमरजेंसी कॉर्पस। एक घर लेने के डिसीजन के बाद भी आप घर तो ले लोगे, रोजमर्रा और ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी नॉर्मल। बिल्कुल। आपके पास 3 से 6 महीने का, मतलब अगर आप सर्विस में हो, आर्म फोर्सेस में हो, तो आपकी स्टेबल इनकम है, तो आपके पास 3 से 6 महीने का घर का खर्च। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो तकरीबन 6 से 12 महीने का इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। चौथा है आपका जो घर लेने का डिसीजन है पर्पस ड्रिवन अप्रोच के थ्रू हो। मतलब कि आप घर लें रहने के लिए, इसलिए ना लें कि उसके थ्रू टैक्स बच जाएगा, एक पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। यस, वो भी होता है, लेकिन उसमें ऑप्टिमम नहीं होता है कि आप घर कभी भी टैक्स सेविंग की थोड़ा टैक्स भी बच जाएगा, वो उस पर्पस से नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज के दिन हमें न्यू टैक्स रेजिम में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमारा वैसे भी टैक्स कम लगता है, और इसको इमोशनली तो बिल्कुल भी ना लें। सर, ये तो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। सर, लोग डाउन पेमेंट और ईएमआई देखकर घर खरीदते हैं, पर इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जनरल धारणा ये होती है कि इतना डाउन पेमेंट और इतनी ईएमआई और मैं घर ले लेता हूँ, लेकिन जो हिडन कॉस्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी होते हैं। स्टार्ट करते हैं, जब आप घर खरीदने जाते हो, एक तो आपके पास पूंजी होगी, 1 करोड़ का घर है, तो उसमें आप कुछ तो ब्रोकरेज आती है, तो पहले 1 से 2% आपकी ब्रोकरेज आएगी। बिल्कुल। वो कैटर करना है। दूसरा, जब आप घर रजिस्ट्री कराते हो तो किसी स्टेट में 6% है, कहीं कहीं पे 8% भी है, तो रजिस्ट्री कॉस्ट भी जाती है। बिल्कुल। जब उस घर में आप रहने जाओगे तो एक इनिशियल मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। बिल्कुल। वो एक नॉर्मल 1 करोड़ का घर है तो 6 से 7 लाख का आपको मेंटेनेंस भी कराना पड़ेगा। हाँ जी। दूसरा है, जब उस घर में जाओगे तो घर आपने खरीद लिया है तो सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस, कॉमन एरिया चार्जेस होते हैं, जो जनरली अगर 1 करोड़ का घर है तो अगर मैं अपने तजुर्बे से बताऊं, 1 करोड़ के घर में तकरीबन 3 से 5-6 हज़ार रुपये नॉर्मली आज के दिन जा रहे हैं। ओके। देन ग्राउंड रेंट होता है जो आपको एनुअल पे करना पड़ता है, बिल्कुल। और ये चार्जेस तब भी जाएंगे अगर आप उसमें रहो या ना रहो।
ये परमानेंट चार्जेस जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब आप घर में रहने लगते हो देन नई ज़रूरतें आती हैं। एंड अगर आप किराए पे दे रहे हो तो जब वो किराएदार बदलेगा तो एक ब्रोकरेज जाएगा, वो तकरीबन 15 दिन से 1 महीने की जाती है नॉर्मली, वो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उसके बाद साल 2 साल में आपको पेंट एंड अदर चार्जेस भी कराने पड़ते हैं। तो ये सब हिडन कॉस्ट होते हैं जो आपके पास कैटर होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि जितने का आपका घर है उसके 20% एडिशनल कॉर्पस आपको लेके चलना चाहिए। सर, अब रेंट के केस को समझते हैं। क्या रेंट देना पैसा बर्बाद करना होता है? नहीं, रेंट देना पैसा बर्बाद करना नहीं, बल्कि EMI देना ज़्यादा आपको खतरनाक हो सकता है। ओके। आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जॉब मोबिलिटी अगर आपकी हाई है तो अगर आपने घर ले लिया, आज मान लीजिए आप गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, आपने गुड़गांव में घर लोगे, कल को आपका ट्रांसफ़र हो गया बेंगलोर, तो ये वाला घर आप किराए पे दोगे? क्या वहाँ पे भी नया घर खरीदोगे? नहीं। तो वहाँ पे किराए पे रहोगे। लेकिन अगर आप किराए पे होते तो आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी होती। बिल्कुल। अभी आप क्या होगा, अभी हो सकता है आप उस लालच में आ जाए कि यहाँ पे मैंने घर लिया है तो यू मे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर जॉब and you may have to compromise on the same job and compromising on growth prospects in the service। तो अगर आप रेंट पे होते तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती। दूसरा है मार्केट प्राइसिंग। जनरली ये देखा है कि हाउसिंग मार्केट जनरली ओवर प्राइस होती है, जिसमें नॉर्मली पाया गया है कि अगर आपका 1 करोड़ का घर है उसकी EMI तो पड़ेगी 80-90 हज़ार रुपये, लेकिन वो रेंट पे 20-1 हज़ार रुपये में आपको मिल जाता है। नॉर्मली भी 1 करोड़ का घर 20-25 हज़ार रेंट में आराम से आपको मिल जाता है। तो इसमें आप देखिए, आप 1/4 रेंट पे रह लोगे और 4 टाइम्स आपको EMI देनी पड़ेगी। तो ये फैक्टर कंसिडर करें। तीसरा फैक्टर कंसिडर करने के लिए लाइफस्टाइल ट्रांजिशन फेज आपका क्या है। अगर आप अभी कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मैरिज करने वाले हैं या बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो हो सकता है आपको वहाँ पे बड़ी पूंजी चाहिए, वहाँ पे पैसे की ज़रूरत हो, तो हाउसिंग डिसीजन को आप थोड़ा पेंड कर सकते हैं। तीसरा इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि आप जब घर का डिसीजन तो ले लेंगे, अगर आप ऐसे यंगस्टर घर लेंगे, अर्ली करियर में ले रहे हैं, पेरेंट्स आपके किसी और शहर में रह रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है, आप पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप आप 1 बेडरूम के लिए सेटिस्फाई हो सकते हैं, आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं और 1-2 बच्चा है तो 2 बेडरूम भी ओके है। लेकिन हो सकता है थोड़े दिन बाद आपके पेरेंट्स आपके पास आ गए तो आपको 3 बेडरूम या 4 बेडरूम भी चाहिएगा। तो ये आपके इस फेज में हो, वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू ए बाइंग डिसीजन। यस, एक घर खरीदना ज़रूरत होता है, बट ये सब फैक्टर करें। और अगला फैक्टर है कि जनरली जब हम सोचते हैं कि घर ले लेंगे और एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेके चलते हैं कि घर में रहना तो एडिशनल हो जाएगा, एक अच्छा लोग मानते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी है। इसमें उतावले ना होके, इतनी जल्दी में ना होके, बाकी जो इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको भी फैक्टर इन कर लेंगे तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। मान लीजिए अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट ही देख रहे हैं तो उसमें मार्केट इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। एंड स्पेशली क्योंकि जब आप 1 करोड़ का एक घर लेंगे तो उसमें जैसे मैंने बताया रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस जाएंगे। वो 1 करोड़ का घर तकरीबन 1.12-1.15 में पड़ेगा आपको। अभी घर को 15% अप्रिशिएट करना पड़ेगा जस्ट टू गेट टू योर ब्रेक इवन प्राइस। क्योंकि 1 करोड़ का घर अगले दिन तो 85 का हो गया, क्योंकि वो 15 लाख तो वापस नहीं आए आपके। तो अगर आप वो है तो आप अगर हो सकता है तो आप रेंट में जाके ये बाकी जगह इन्वेस्ट करके आप ऐसे इन्वेस्टमेंट बेटर कर सकते हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगा। क्योंकि आपने घर अगर गुड़गांव में ले लिया या कहीं ले लिया और कल को आपकी जॉब चेंज होगी या इंडिया से बाहर जाने लगे तो वो घर इतनी जल्दी अगर आपके साथ तो जाएगा नहीं, वहाँ पे किराए पे रहना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको सेल करने जाओगे तो हो सकता है मार्केट डिप्रेस हो उस टाइम। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। सर, क्या आप एक रियलिस्टिक एग्जांपल के थ्रू इन दोनों का कंपैरिजन दिखा सकते हैं? यस, बिल्कुल। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। और 1 करोड़ का मान लीजिए आपने घर खरीदा। अभी 1 करोड़ के घर के लिए आपके पास 20% तो डाउन पेमेंट के लिए रेडी होना चाहिए। तो 20% आपने अपफ्रंट दिया
और 80 लाख का आपने लोन लिया। बिल्कुल। 80 लाख का लोन आज के दिन 8-8.5% पे जो EMI चल रही है, तो आपका 75 से 80 हज़ार की तकरीबन EMI पड़ेगी। प्लस आपने 5-6 लाख रुपए उसके ऊपर भी रखने हैं। वो आपके घर में जाए हुए तो उसमें छोटा मोटा काम कराना पड़ेगा। प्लस आप रजिस्ट्रेशन वगैरह वो भी देना पड़ेगा। उतना पैसा आप लगाओगे तब आप घर में रहने जाओगे। यस, एक घर आपकी एक इमोशनल नीड और एक फैमिली की नीड होती है, एक अपना घर अच्छा लगता है तो आपकी नीड पूरी हो जाएगी। तो आपने ये डिसीजन ले लिया। मान लीजिए सेम घर को आप रेंट पे लेने जाते हो, तो एक सेम घर जो 1 करोड़ का घर है जैसे मैंने बताया, वो आपको रेडीमेड मिलेगा और 20-22 हज़ार रुपये किराए में आपको आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे। अभी उसका अगर आपने वो किराए पे रहे वर्सेस आपने खरीदा, तो आपने अगर आपके पास अपफ्रंट 20 लाख है, 20 लाख आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में या मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए 12% का आपको ग्रोथ मिलता है, तो 20 लाख वो इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। प्लस तकरीबन 75 हज़ार की आपकी EMI जा रही है, उसमें से आपने 20 हज़ार रेंट दिया, तो तकरीबन 55 हज़ार रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगले 20 साल में। बिल्कुल। अभी उसका कॉर्पस कितना होगा आइए देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कैलकुलेशन है जिसमें आपने 20 लाख इनिशियली इन्वेस्ट किया 12% पे, और आप 55,000 रुपीज़ पर मंथ लगा रहे हैं 20 साल, तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 6.98 करोड़। जबकि आप अगर ने घर खरीदा होता तो 20 लाख लमसम दिया होता और 75,000 की आपने EMI दी होती, जो कि तकरीबन आप अगले 20 साल में 2 करोड़ के करीब आप दिए होते, क्योंकि अपना इंटरेस्ट बढ़ जाता। तो ये आपका 7 करोड़ का कॉर्पस हो गया। और इस कैलकुलेशन में जो आपने 7 करोड़ रुपए बनाए हैं वर्सेस 1 करोड़ का घर जो आपने खरीदा अगले 20 साल में, उसमें मैंने कैलकुलेट नहीं किया है कि जो आपके इनिशियल फिक्स कॉस्ट थी, जो वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन गया, 5-6 लाख रुपए आपने घर रिपेयर करने में लगाए, वो नहीं डाले हैं मैंने इसमें। ओके। वो एडिशनल है। अगर उसको जोड़ें, अगर वो 12 लाख लग गए तो तकरीबन 50 लाख का वो ग्रो हो सकता था। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आज के दिन आपको जो इस घर में रह रहे हो वो घर पसंद नहीं है कि उसमें सर्दियों में धूप नहीं आती, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, पड़ोस के घर में जा सकते हो, दूसरी सोसाइटी में जा सकते हो, या जॉब चेंज हो गया तो जा सकते हो। लेकिन इसमें अगर घर ले लिया तो वो आपने ध्यान रखना है कि वो घर फ्लेक्सिबल नहीं है, आपके साथ नहीं जाएगा। फिर भी अगर घर आपका ज़रूरत है, आपकी इमोशनल नीड इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आप घर ले सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान रखें, उसका फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी आपको करने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे घर खरीदना एक केवल नंबर्स का गेम नहीं है, एक आपकी फाइनेंशियल फिट और लाइफ गोल्स का बैलेंस होना चाहिए। अगर आपकी घर एक स्ट्रॉन्ग नीड है तो यस, घर लेना अच्छा डिसीजन है, लेकिन फाइनेंशियली आप कंसिडर कर लें तो बेटर होगा। ओके सर, एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है, घर नहीं लिया तो लोग कहते हैं कि अभी तक रेंट पर रह रहे हो, ऐसे प्रेशर को हम कैसे हैंडल करें? यस, ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है कि एक ख़ानदान का घर होना चाहिए, शादी होने के बाद अपना फ्लैट होना चाहिए। ये सब इमोशनल ट्रैप और सोशल ड्रिवन प्रेशर्स होते हैं। एक बार आपने घर ले लिया, इस प्रेशर में आके वो सब पीछे हट जाते हैं कि EMI तो आप ही को भरनी पड़ती है। तो इसलिए जब घर तब लें जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हों, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन लेके और फाइनेंशियल पोजीशन को कंसिडर करके ही घर लें। फाइनेंशियली अब अपने घर तो ले लिया, वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ गए तो इशू हो सकती है। याद रहे, घर पे लोन की लायबिलिटी आपकी होगी, वो सोसाइटी की नहीं होगी, और जो आपको इमोशनल प्रेशर दे रहे हैं वो पीछे हट जाते हैं जैसे ही आपकी EMI स्टार्ट होती है। याद रहे, लोन लायबिलिटी आपकी होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस की लायबिलिटी आपकी नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, तो अपने हिसाब से डिसीजन ले, और एट द एंड ऑफ द डे पीयर प्रेशर को हैंडल करें। और इम्पोर्टेंट है कि पीयर कंपैरिजन को अवॉइड करें, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखकर घर खरीदने का डिसीजन लें। सर, लोग घर इसलिए भी लेते हैं कि टैक्स बच जाए, क्या ये सही डिसीजन है? यस, जो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको घर जब आप खरीदते हैं तो उसमें आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। पहला है जो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो, जब आप EMI घर की EMI वगैरह पे करते हो तो उसमें एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट एक
1.5 लाख तक आप हर साल उसको अंडर सेक्शन 80C में उसका बेनिफिट ले सकते हो, वो टैक्स फ्री हो सकता है। और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो अप टू 2 lakhs एवरी ईयर कैन बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 24 ब्रावो। लेकिन जो आपका लमसम कंपोनेंट है, जो 1.5 लाख तो जो आपको एग्जेम्पशन मिलता है, वो अगर आप आर्म फोर्सेस में हैं तो आप उसी सेक्शन में DSOP सब्सक्रिप्शन पे करते हैं और AGIF या किसी भी इंश्योरेंस का पे करते हैं, वो भी उसी में आता है। तो देख लें कि वो पहले ही तो एग्जॉस्टेड नहीं है, क्योंकि ओवरऑल लिमिट है 1.5 लाख। तो घर में कोई एडिशनल 1.5 लाख नहीं मिलेगा, वो ओवरऑल ही 1.5 लाख मिलता है। तो ये है ओल्ड टैक्स रेजिम में। लेकिन जब न्यू टैक्स रेजिम आ गई है उसमें ऐसा कोई एग्जम्पशन नहीं है, और न्यू टैक्स रेजिम में हम वैसे ही 12 लाख तक टैक्स फ्री आपको सैलरी और इनकम मिलती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे प्रोविज़न तो है कि होम लोन या होम लोन इंटरेस्ट पे आपको जो है टैक्स फ्री मिल सकता है, लेकिन हो सकता है वैसे ही आपके लिए जनरली एंड होगा भी ऐसे ही कि न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो इस टैक्स का आपको बेनिफिट ना मिले। तो वो भी देख लें घर खरीदने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमने घर लिए थे आज से 20-25 साल पहले, तो उस टाइम पे ये टैक्स बेनिफिट बहुत अच्छे होते थे, वो अभी शायद उतने लुक्रेटिव नहीं है। सर, दोनों साइड समझने के बाद अगर किसी को लगता है कि मैं अभी घर खरीदने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो उनके लिए कोई मिडिल पाथ? यस, इसको हाइब्रिड स्टडी बोलें या रेंट नाउ एंड बाय लेटर बोलें, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। तो क्या करें, जब आपके पास कॉर्पस नहीं है और अर्ली स्टेजेस ऑफ द कैरियर हैं, तो आप 2-4 साल अपना पूंजी इकट्ठा करें, वेट करें, बाकी ज़रूरतों को पूरा करें। उसके बाद आप जो घर आपने एसेस किया है कि कितने का पड़ता है, तो उसके लिए लमसम, उसके लिए जो आपने डाउन पेमेंट करना है उसको इकट्ठा करें। मीनवाइल जो आपने जो सैलरी का 20 से 25% आप सेव कर सकते हो, तो उसको SIP वगैरह में इन्वेस्ट करें, उसमें ग्रोथ लें, क्योंकि 10-12% की ग्रोथ आ जाएगी उसमें, और उसका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, काफ़ी वो स्टेबिलिटी आ गई, बाकी ज़रूरतें पूरी हो गई, और आपकी लाइफ का स्टेज भी पता लग गया है कि आपको कितना बड़ा घर चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, और कहाँ पे चाहिए, वो उसकी फाइनलाइजेशन की तरफ भी आ गए हैं, तो आप तब घर लें, वो एक बेटर डिसीजन है। क्योंकि घर में क्या होता है, आप अगर 20 साल या 22 साल की एज में घर पे का डिसीजन ले लेंगे, तो अगर 20-25 साल तो आप जॉब करेंगे, तो 20-25 साल में वो घर जो है शायद आपके रहने लायक ना रहे। तब तक आपको, अभी 2 बेडरूम लिया है तो 4 बेडरूम की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है 20-25 साल में घर जनरली रहने लायक नहीं रहता है। ले तो लेते हैं 20-30 साल की उम्र में कि रिटायरमेंट के बाद मैं इस घर में रहूँगा, लेकिन लोगों के, अगर मैं एक बेसिक सवाल पूछूं कि हम में से कितने लोग हैं जिनका जिस घर में पैदा हुए थे उस घर में शादी हुई थी? क्या आपकी हुई थी क्या? नहीं सर, कि तो चेंज हो गया। तो चेंज हो गया ना। और हो सकता है अगर पेरेंट्स सर्विंग या मोबाइल जॉब में थे, तो हो सकता है 2 बार चेंज हो गया हो। बिल्कुल। इवन जो गांव गृहस्थी, या हम वैसे तो कहते हैं कि पहले चीज़ें स्लो होती थी, अभी थोड़ी फास्ट हैं, लेकिन जब स्लो होती थी, जब हम पैदा हुए थे, हमारा घर भी चेंज हो गया था। अगर लोकेशन सेम भी रहती है, फिर भी घर का नक्शा चेंज हो जाता है। बिल्कुल। ये तो मैं 20-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। आगे 20-30 साल में हो सकता है दोबारा चेंज हो, तो हो सकता है जो आप घर रह रहे हो 20 साल बाद रहने के लिए, घर आपके रहने लायक ना हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आप ये आ जाएंगे कि आप घर में इन्वेस्ट किया, उसका रेंट लिया, अच्छी बात है, थोड़ा उसमें अप्रिसिएशन भी हुआ, पीछे तो कुछ साल में तो अच्छा अप्रिसिएशन हुआ, पर क्या वो मार्केट इंस्ट्रूमेंट या बाकी ऑल्टरनेटिव्स जो थे एंड फ्लेक्सिबिलिटी थी भी थी जिनमें, उनसे बेटर रहा है? आंसर तो नो है। क्योंकि एक घर 1 करोड़ का आपको 20-22 हज़ार रुपये किराए में मिल जाएगा, और उसको अगर आप खरीदने जाओगे तो तकरीबन 20 लाख आप दोगे डाउन पेमेंट, और 75 से 80 हज़ार की आप EMI दोगे। बिल्कुल। और घर को कल अगर किराएदार नहीं मिला, तो आपको हाउस मेंटेनेंस एंड सोसाइटी मेंटेनेंस एंड पीरियोडिक रिपेयर तो फिर भी कराने पड़ेंगे, और जब रहने जाओगे तब वो मेजर रिपेयर होगा। तो वो सब ध्यान रख के ही घर का डिसीजन ले। तो हाइब्रिड स्ट्रेटजी बेस्ट होगी, जब तक हो सके रेंट में रहें, और जब फाइनली आपने डिसाइड कर लिया और ज़रूरत है, तब आप
एज लेट एज पॉसिबल अपने घर लेने का डिसीजन लें। तो दोस्तों, रेंट देना पैसा वेस्ट नहीं होता और घर लेना एक नेसेसरी डिसीजन नहीं होता। डिसीजन आपका होना चाहिए, प्रेशर का नहीं। यस, घर लेना एक मेजर फाइनेंशियल डिसीजन है और लाइफ में एक बार ही घर लेते हो आप, तो इसको इमोशनल ना करके फाइनेंशियल डिसीजन ले। जब तक हो सके, जितना हो सके पहले पूंजी इकट्ठी करें, अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, और जब फाइनली आप डिसाइड कर लिए हैं कि अभी हम रिटायर हो रहे हैं या अभी घर की ज़रूरत है, तभी घर लें। क्योंकि एक बार घर लिया तो वो उस घर में रहने के लिए लें, रेंट के उसको रेंट से या इनकम के लिए ना समझें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। मेक स्मार्ट रियल एस्टेट डिसीजन। I hope this will help you in taking a better financial home buying decision। घर लेना और घर अपना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन घर तब लें जब आप रहने के लिए हों उसमें, और घर रहने के लिए लें, ना कि उसको रेंटल इनकम के लिए या उसको ऐसे इन्वेस्टमेंट। देयर आर बेटर ऑप्शंस, बट घर इज़ ए इमोशनल नीड यू मस्ट हैव, बट बाय द वन दैट यू आर श्योर ऑफ लिविंग इन इट।